ये तीनों कॉलेज फ्रेंड्स इतने सालों बाद किसी कैंपिंग साइट का प्लान करते हैं, लेकिन गलती से उन्होंने एक ऐसा अनजान आइलैंड चुन लिया था जहां पर उन्हें कई सारी मिस्टीरियस चीजें मिलती चली गई। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है तीन कॉलेज बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाते हुए। उनमें से एक का नाम एबी था, दूसरे का ल्यू और तीसरे का सेरा होता है। ये तीनों फ्रेंड्स कॉलेज में बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ बड़े होने पर उनके कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होते गए। ये ऑब्वियस बात थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने पर सारे दोस्त यार एकदम से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों के बावजूद सेरा नाम की उस लड़की ने एक प्लान बनाया था अपने दोस्तों के साथ। वो चाहती थी कि कॉलेज के टाइम की तरह इस बार भी उसके फ्रेंड्स साथ में आए और कैंपिंग साइट पर एंजॉय करें। लेकिन यहाँ एबी और ल्यू नाम की उन दोनों लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बात ये थी कि उनके कॉलेज के दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिससे कि वो साथ नहीं आते। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके होते हैं। एक्चुअल बात थी कि एबी का जो बॉयफ्रेंड था उसने उसके ऊपर चीट किया होता है, और ये चीट उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और के साथ नहीं बल्कि एबी की बेस्ट फ्रेंड ल्यू के साथ किया था। ये बातें जब एबी को पता चली तो वो पूरी तरीके से बौखला गई थी। उसे तो इतना ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि ल्यू उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसे धोखा भी दे रही थी। हालांकि उस इंसिडेंट के बाद ल्यू ने एबी से कई सारी माफी भी मांगी, लेकिन एबी ने उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं की और उससे डिस्टेंस बना लिया। इतने सालों के बाद आज वो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी एबी और ल्यू के बीच वो सारा तनाव पहले जैसा ही है। अब यहाँ सेरा नाम की वो तीसरी लड़की होती है जो सिंपल थी और उसने ये प्लान बनाया था यहाँ पर सभी के मिलने का। वो चाहती थी कि जैसे वो पहले हुआ करते थे वैसे ही अब हो जाए, क्योंकि अब सभी की लाइफ बहुत ही ज्यादा टेंशन भरी है, तो उन्हें इस तरीके से चिल आउट करना चाहिए। अब सेरा ने एबी और ल्यू को ये बिल्कुल बताया नहीं था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सेरा ने उन सभी को भी इनवाइट किया है। अब ये तीनों कॉलेज फ्रेंड जब उस मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो एबी और ल्यू एक दूसरे को देखकर काफी गुस्सा हो रहे थे। वो तो सेरा के ऊपर ही भड़कने लगते हैं कि उसने बिना पूछे उन दोनों को इनवाइट क्यों किया, जबकि उसे पता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना नफरत करते हैं। लेकिन बेचारी सेरा उन सभी को यही समझाते रह गई कि हमें एकजुट होना चाहिए, हम वापस से उस तरीके के ही कैंपिंग पर जा सकते हैं जैसा पहले किया करते थे। सेरा ने तो एक आइलैंड भी चूज करके रखा था जिसका नाम ब्लैक रॉक होता है। ये आइलैंड उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था और वहाँ पर वो लोग कॉलेज टाइम पर भी जाया करते थे। तो सेरा ने उन दोनों को समझाने का ट्राई किया कि हम वहीं पर जाएंगे और चिल करेंगे, उन्हें अपने कॉलेज के दिनों की सारी मेमोरीज याद आ जाएंगी जिससे बहुत मजा आएगा। लेकिन यहाँ एबी और ल्यू तो एक दूसरे से झगड़ने से ही नहीं फ्री हो रहे थे। दोनों लगातार एक दूसरे से डिस्कशन करते रहते हैं, तभी सेरा एकदम से बीच में आ गई। सेरा ने तो अब बहुत ही ज्यादा दुखी वर्ड्स में एक बात बता दी कि उसे कैंसर है, उसके पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो इसीलिए सेरा ने ये ट्रिप प्लान किया क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता था। अब ये बात पता चलने पर एबी और ल्यू एकदम से चौंक जाते हैं। वो दोनों शुरुआत में सिर्फ अपने मुद्दों पर ही लड़ाई कर रहे थे, वहीं अब पता चल रहा है कि सेरा के पास जिंदगी में कम ही दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर एबी और ल्यू अपने पर्सनल इश्यूज को बुलाकर सेरा को गले लगा लेते हैं। दोनों ही आखिरकार इस ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो चुके थे, यानी सेरा का प्लान एकदम अच्छी तरीके से चल रहा था। थोड़ी देर बाद सेरा ने खुद ही बता दिया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। कैंसर वाली बात तो सिर्फ एक बहाना थी उन दोनों को साथ में लाने का। एबी और ल्यू को जब ये पता चला तो वो दोनों काफी गुस्सा होते हैं सेरा के ऊपर, बट सेरा ने जाने अनजाने में उन दोनों को मनवा ही लिया इस ट्रिप पर कंटिन्यू करने के लिए। बेचारे एबी और ल्यू थक हार कर मान ही जाते हैं और सेरा के साथ निकल पड़ते हैं उस ट्रिप के ऊपर। वो दोनों भी एक्साइटेड थे ब्लैक रॉक आइलैंड पर जाने के लिए। वही पुराने बीचेस और वही सारे पेड़ पौधे जिन पर उसने निशान बनाए थे, ये सब इतने सालों बाद देखना कितना अच्छा होगा वो यही सोच रहे थे। पर उन तीनों को बिल्कुल नहीं आइडिया कि इस बार उनके साथ कितनी मिस्टीरियस घटनाएं घटने वाली हैं, यहाँ तक कि उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हम उनकी पूरी मदद करेंगे इस जर्नी के अंदर और सामना करेंगे उन मिस्टीरियस चीजों का। खैर यहाँ एबी, ल्यू और सेरा का सफर कंटिन्यू होता है और वो बढ़ चलते हैं उस अनजान आइलैंड की तरफ। कुछ दूरी उन्होंने अपनी कार से ट्रेवल की और वहाँ से पानी वाले इलाके पर आने के बाद उन्हें एक छोटी सी बोट रेंट पर लेनी पड़ी जिससे ट्रेवल करते हुए वो उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। रास्ते में हर एक चीजें वो तीनों रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे कि ये सब वो कॉलेज टाइम पर कितना एंजॉय किया करते। अब यहाँ बोट से लगातार ट्रेवल करने के बाद वो तीनों अनजान आइलैंड तक पहुंच चुके थे। आइलैंड एकदम से सुनसान लग रहा था और किसी के भी वहाँ होने के चांसेस नहीं हो सकते थे। अब धीरे धीरे किनारे पर आने के बाद उन्होंने अपना सारा सामान निकाल लिया था। उन्होंने अपने साथ कई सारे रिसोर्सेस और खाने पीने की चीजें कैरी की थी, यानी उन तीनों का उस आइलैंड पर कई दिनों तक रहने का प्लान था। अब अचानक ल्यू की नजर अपने मोबाइल पर जाती है और वो साफ देख पा रही थी कि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, यानी अगर उन्हें किसी को कॉल करना हो मदद के लिए तो वो कर नहीं पाएंगे।
सहरा तो आराम से बैठी हुई थी, पर एबी का एकदम बुरा हाल था। उसे वैसा बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता जैसा कि सहरा ने उसे इमेजिन कराया था। साथ ही साथ उसका ल्यू से झगड़ा भी चल रहा था, तो वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। सहरा तो अब यहाँ इन चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है कि उसने ही इन दोनों दोस्तों को यहाँ पर बुलाया और वो मजे नहीं कर पा रहे। तब जाकर तुरंत ही सहरा ने उन दोनों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। सहरा ने उन दोनों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है जिसमें बहुत मजा आएगा। शुरुआत में तो एबी और ल्यू को ये सारी चीजें मजाक लग रही थी, लेकिन सहरा ने तुरंत ही अपने बैग में से कुछ मैप्स निकाले और कंपास भी निकाला। ये मैप्स एबी और ल्यू के हाथ में पकड़ाते हुए उसे देखने के लिए कहा। बात ये थी कि ये मैप सहरा ने उन दोनों के साथ कॉलेज टाइम पर बनाया था और इतने साल पहले उन तीनों ने इसी आइलैंड पर मौजूद 3 अलग अलग जगहों पर एक मिस्ट्री बॉक्स छुपाए थे। वो तीनों तो ये मानते थे कि उन बॉक्स के अंदर टाइम ट्रेवल करने का तरीका मौजूद है, पर अब यहाँ वो सब बड़े हो गए हैं तो इन चीजों पर बिलीव करना मुश्किल था। खास करके एबी, जिसका दिमाग पहले से खराब होता है, उसने तो सहरा का मजाक उड़ाना भी स्टार्ट कर दिया कि ये सब बच्चों वाली चीज है, ऐसा कोई भी प्लेस है ही नहीं जहाँ पर हमने कुछ छुपाया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ल्यू सहरा से कहती है कि उसे ढूंढने में बहुत मजा आएगा, यानी वो इस पूरे टास्क में शामिल होना चाहती है और इस आइलैंड पर मौजूद उन तीनों मिस्ट्री बॉक्सेस को ढूंढना चाहती है। अब यहाँ एबी अकेली पड़ चुकी थी तो उसे भी दोनों के साथ ज्वाइन होना पड़ा। तीनों अब जल्द से जल्द उस मैप को फॉलो करते हुए निकल पड़े थे तीनों मिस्ट्री बॉक्स को ढूंढने के लिए। उनके पास उन बॉक्सेस को ढूंढने का एक टेंटेटिव मैप होता है, उसे मैप को फॉलो करते हुए उन्हें आइलैंड पर उन चीजों का पता लगाना होगा। थोड़ी देर तक तीनों को देखकर यही लग रहा था कि वो एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन बीच रास्ते में काफी गर्मी होने के कारण एबी को और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो तो ल्यू पर ही भड़क जाती है। देखते ही देखते दोनों के बीच काफी हीट ऑफ मोमेंट क्रिएट हो चुका था और दोनों एक दूसरे को ही दोष देते हैं। ल्यू तो अब यहाँ एबी से माफी भी मांग चुकी थी कि उसका जो बॉयफ्रेंड जो उसने चीट किया वो बहुत ही बेकार था और अच्छा हुआ वो उसके साथ नहीं गई। पर इन सारी चीजों के बावजूद भी एबी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो तो उस इंसिडेंट के बाद ल्यू से नफरत करने लगी थी और चाहे कुछ भी हो जाए उसे माफ नहीं करेगी। एबी गुस्से में कहती है कि वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगी और वहाँ से चली जाती है। ल्यू और सहरा एकदम से मजबूर थे, वो एबी को छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ सकते, इसीलिए अब उन्होंने वहीं पर कैंपिंग करने का डिसाइड किया। कैंप के सारे सामान इकट्ठा करने के बाद उन्होंने काफी सारे टेंट बना लिए और खाने पीने के इंतजाम करने लगे जिससे वो एक रात यहाँ पर गुजार सके। पर ये सारी चीजें देखने के बाद सहरा काफी बुरा फील कर रही थी, क्योंकि ये उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि एबी और ल्यू अपने सारे पास्ट प्रॉब्लम्स को बुलाकर नई जिंदगी स्टार्ट करे। सहरा तो ल्यू के पास आकर उसे समझा रही थी कि तुम्हें जाकर एबी से माफी मांगनी चाहिए एक और बार। हालांकि इससे पहले ल्यू ने बहुत बार माफी मांगी होती है, पर सहरा कह रही थी कि मुझे लगता है कि इस ट्रिप के खत्म होते होते तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जानी चाहिए। ल्यू भी यहाँ एबी से दुश्मनी नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए जब सहरा ने उसे वापस कहने के लिए कहा तो वो मान जाती है। एबी साइड में बैठी हुई थी, इसीलिए ल्यू उसके पास जाकर कुछ बातें करने की कोशिश करती है। एबी का चेहरा ही देखकर लग रहा था कि वो इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ल्यू उससे माफी मांगने के लिए कुछ बोलने जाती है तभी फॉरेस्ट के अंदर से किसी के पैरों के चलने की आवाज आने लगी। एबी और ल्यू अचानक उसे देखकर एकदम से डर जाते हैं। सहरा भी उस जगह पर पहुंच गई और वो तीनों बड़े ध्यान से देख रहे थे कि वहाँ पर कौन है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि 3 आदमी हैं और हर एक के पास गन मौजूद है। तीनों आदमी उन तीनों लड़कियों को देखकर सामने की तरफ आते हैं और उनका नाम तो हेनरी, डेरेक और एलेक्स होता है। वो तीनों उन लड़कियों का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो इस आइलैंड पर हंटिंग के लिए आए होते हैं अलग अलग जानवरों की। अब यहाँ पर हेनरी उन तीनों लड़कियों को अकेला देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये आइलैंड पहले से बहुत ज्यादा सुनसान हो चुका है। लियो, एबी और सहरा ने मिलकर तो साफ कह दिया कि वो यहाँ पर कैंपिंग ट्रिप के लिए आए थे। इससे पहले वो अपने कॉलेज टाइम पे आया करते, पर इतने साल बीतने के बाद वो अपनी यादें ताजा करने के लिए वापस आए। अब यहाँ लियो जब लगातार हेनरी से बातचीत कर रही थी तभी वो उसे पहचान लेती है। लियो की एक कजिन जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी, हेनरी भी उसी क्लास में मौजूद था। जब लियो ने इस बारे में हेनरी को बताया तो हेनरी भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। लियो और हेनरी एक दूसरे को जानने लगे थे, यानी हेनरी और लियो एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं कॉलेज टाइम पर। इतने सालों बाद जब उनका रियूनियन हो रहा था तो दोनों ही खुश हो गए। अब यहाँ एबी उन तीनों लड़कों को अपने साथ कैंपिंग करने के लिए इनवाइट कर लेती है। इससे बाकी दोनों लड़कियां भी राजी हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें अभी कोई भी खतरा नहीं लग रहा था। रात होने पर उन्होंने अपना कैंप बिछा लिया और वो तीनों लड़कियां और तीनों लड़के मिलकर अच्छी तरीके से बॉनफायर के अराउंड मजे करने लगे थे। वो सभी तो अपने एक्सपीरियंस भी बताने लगी कि उन्होंने अब तक इस आइलैंड पर क्या एक्सप्लोर किया है।
अब यहाँ हेनरी तो उन सभी को ये बताने लगा कि वो और डेरिक एक समय पर सोल्जर्स हुआ करते थे। मिलिट्री में वो कई सालों तक बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने जब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी, लेकिन वहीं पर उनकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। उनके लिए सोल्जर बनने का मतलब ये था कि अपना काम करना और नई नई जगह एक्सप्लोर करना, और ये सारी चीजें तो वो सोल्जर बने बिना भी कर सकते थे। इसीलिए जब भी उन्हें टाइम मिलता वो इस आइलैंड पर आ जाते शिकार करने के लिए। अब ये सारी बातें सुनने पर एबी पता नहीं क्यों हेनरी के साथ फ्लर्ट करने लगी थी। हेनरी जो कि शांति से बैठा हुआ था, एबी उससे चिपक चिपक कर बातें कर रही होती है। अब सहरा इस तरीके से एबी का बिहेवियर देखकर एकदम चौंक गई, क्योंकि एबी शादीशुदा थी और इस तरीके से किसी गैर मर्द के पास जाकर उसे फ्लर्टिंग करना एकदम से गलत बात है जो उसे नहीं करना चाहिए। सहरा तुरंत ही एबी के पास जाकर उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों साइड में चले जाते हैं और एक दूसरे से लगातार बातें करते हैं। एबी के हिसाब से वो वेकेशन पर है और वेकेशन पर वो कुछ भी कर सकती है। बात ये थी कि इस समय एबी ने काफी ड्रिंक कर ली होती है और उसे कुछ समझ नहीं रहा था। उसे सिर्फ मजे करने थे अपने वेकेशन पर आकर। सहरा के बार बार समझाने पर भी एबी मानती नहीं और वापस उन लड़कों के पास चली जाती है। एबी ने तो अब हेनरी को पीछे से पकड़ा और उसके साथ और ज्यादा मस्ती करने लगी। इस तरीके से बार बार हेनरी को हिंट देने के कारण हेनरी भी समझ चुका था कि एबी उसके पास आना चाहती है। थोड़ी देर तक ये सारी चीजें चलती रही और फिर बाद में एबी वॉशरूम बोलकर वहां से फॉरेस्ट की तरफ चली जाती है। अब एबी ने थोड़ी दूर जाने के बाद अपने हाथ में एक फ्लैश लाइट ली थी। वो उसे जला जला कर लगातार हेनरी को सिग्नल दे रही होती है कि वो उसके पास आए। हेनरी भी इन चीजों को समझ चुका था और वो भी कोई एक्सक्यूज बनाकर सीधा फॉरेस्ट में चला जाता है एबी के पास। यहाँ सहरा और ल्यू समझ चुके थे कि ये क्या हो रहा है। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि ये सारी चीजें खुद एबी ही कर रही थी। फॉरेस्ट के अंदर जहाँ चारों तरफ अंधकार होता है, एबी और हेनरी एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। हेनरी अब इस बात को पूरी तरीके से समझ चुका था तो वो एबी के ऊपर झपट्टा मार देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं और अब हेनरी एबी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगा था। कुछ ही समय के अंदर एबी को समझ जाता है कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है। हेनरी तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने पर तुल चुका था। तब जाकर एबी ने हेनरी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की और वहां से निकलने का ट्राई करती है, पर यहाँ हेनरी ने उसे दबोच रखा था। वो उसे छोड़ता ही नहीं ताकि वो कहीं जा सके और अब हेनरी शायद उसका गलत फायदा उठाना चाहता है। अब यहाँ एबी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी उसके मुंह पर मारते जा रही थी। अब यहाँ लकीली एबी के हाथ में एक पत्थर आ जाता है जिसे वो खींचकर हेनरी के सर पर मार देती है। हेनरी को इससे बहुत गहरी चोट लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इन आवाजों को सुनकर बाकी लड़कियां और लड़के उस जगह पर आने लगते हैं। एबी जो हेनरी के चंगुल से बाहर निकलते हुए अपने फ्रेंड्स के पास चली गई, पर यहाँ जब डेरेक और एलेक्स पहुंचते हैं तो उन्होंने अपने दोस्त हेनरी को गिरा पड़ा हुआ देखा। तुरंत ही वो उसे उठाने के लिए चले तो गए और कुछ समय तक हेनरी होश में भी था, लेकिन स्टोन से मारी गई उसके सर पर चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो वहीं पर दम तोड़ देता है। सहरा और लू भी ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। एबी उन्हें बताने की कोशिश करती है कि कैसे हेनरी ने उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने हमला कर दिया। पर अब यहाँ डेरेक और एलेक्स का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड मर चुका था, वो भी इन सारे लड़कियों की वजह से। इसीलिए अब उसका गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। डेरेक और एलेक्स ने अपनी बंदूक निकालकर उन लड़कियों के ऊपर पॉइंट कर दिया और कहने लगे कि उनकी फ्रेंड की मौत का बदला हम तुम्हारी मौत से लेंगे। एबी, लियो और सहरा कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो वहाँ से कहाँ पर जाएंगे। अब तो बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है और रात के समय ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। पर अब यहाँ डेरेक और एलेक्स ने तुरंत ही तीनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। शायद वो अपने फ्रेंड की मौत का अच्छी तरीके से बदला लेंगे इन तीनों लड़कियों से। धीरे धीरे सुबह होने के बाद पता चला कि बीच के किनारे एबी, लियो और सहरा को बांध कर रखा गया है। सामने की तरफ हथियारों के साथ डेरेक और एलेक्स मौजूद थे, जो अब ये सोच रहे होते हैं कि इन तीनों लड़कियों के साथ क्या किया जाए। डेरेक तो साफ कह रहा होता है कि हमें इन तीनों को मार देना चाहिए क्योंकि इससे ही हमारे दोस्त की मौत का बदला मिलेगा। हेनरी के सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि उन्हें कुछ इलाज करने का मौका ही नहीं मिला। तो डेरेक और एलेक्स के ऊपर ये गुस्सा जायज था क्योंकि उनके सबसे प्यारे दोस्त की मृत्यु हो चुकी है इन लड़कियों की वजह से। पर यहाँ एलेक्स इसके अगेंस्ट था क्योंकि वो डायरेक्टली इन लोगों को मार नहीं सकते। ये जवान लड़कियां हैं जिनसे गलती हो चुकी है और अगर इन्हें मार दिया जाए तो इनकी पूरी फैमिली भी बेकार हो जाएगी। एलेक्स के हिसाब से हमें इन लड़कियों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक्सीडेंट था। लेकिन डेरेक के ऊपर तो मानो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने का भूत सवार हो चुका था। वो बिल्कुल भी एलेक्स की बात नहीं सुनता और सीधा गन लेकर चला जाता है एबी के पास, क्योंकि एबी ने ही अल्टीमेटली उसके फ्रेंड को मारा था। सबसे पहले वो गन निकालकर सीधा पॉइंट कर देता है एबी के ऊपर, पर सहरा उससे लगातार गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि उन सभी को छोड़ दो, ये सारी चीजें एक एक्सीडेंट थी जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स हैंडल कर लेंगे। इन सारी चीजों के लिए लॉज बनाए गए हैं और हमें कानून को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात कहने पर डेरेक और ज्यादा भड़क गया क्योंकि उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से उसे निकाला
गया था और अब एक नॉर्मल लोग उसे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखा रहे हैं। पीछे से एलेक्स डेरेक को मना भी कर रहा था, लेकिन डेरेक अब रुकने वालों में से नहीं था। वो तो एबी को बहुत ज्यादा मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन एबी यहाँ पलट जवाब देते हुए कहती है कि तुम बहुत ही कमजोर हो। तुम एक औरत को बांध कर उसे गोली मारना चाहते हो तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगे। तुमने नाजुक सी औरत को बांध कर रखा है और वो भी उसे गोली मार रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम कितने कमजोर हो। ये सारी चीजें डेरेक को और ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं। वो तो अब एक चाकू निकालता है और सीधा एबी को आजाद करता है। यानी अब वो चाहता था कि एबी उसके साथ 1-on-1 फाइट करे और बता दे कि उनमें से ताकतवर कौन है। अब यहाँ एबी की रस्सियां खोलने पर बाकी लड़कियां भी आजाद हो चुकी थी, तो इसीलिए अब तुरंत ही कुछ सैंड उठाए गए और उसके आंख में मार दिया गया। डेरेक बेचारा कुछ देख नहीं पा रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों लड़कियां फॉरेस्ट में भागने लगी। एबी, लियो और सारा तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग जाती हैं, यानी वो अलग हो चुकी हैं। डेरेक और एलेक्स जिनके पास गन मौजूद थी वो भी उनका पीछा करने लग गए थे। डेरेक तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तुम तीनों कहीं भी चले जाओ, इस पूरे आइलैंड को मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगा। पर अब एबी, लियो और सारा तब तक भागते चले गए जब तक उन्हें कोई सेफ प्लेस नहीं मिल जाता। वो तीनों तो छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब उनकी जान बहुत ज्यादा खतरे में लग रही है। यहाँ पर ना ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है और उनके पीछे तो एक पागल एक्स सोल्जर पड़ा हुआ है। एबी तो यहाँ बहुत ही डर के मारे एक पेड़ के कोने में चली जाती है और उसकी पूरी बॉडी डर के मारे कांप रही थी। उसे समझता नहीं कि इस पूरे आइलैंड पर वो किस जगह पर जाए। तभी अचानक एबी को आइडिया आता है उस मैप का जो कि सारा ने उसे दिया था। उस मैप के ऊपर जगह का रास्ता होता है मिस्ट्री बॉक्स का, जिसकी तरफ वो बढ़ सकती है। तो ऑब्वियसली कोई और ऑप्शन ना होने के कारण एबी उसी मैप को फॉलो करते हुए आगे जाने लगी। वो तो यही होप कर रही थी कि सामने बस एलेक्स और डेरेक ना मिल जाए जो उसे नुकसान पहुंचाने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। अब यहाँ बात आ जाती है कि फिजिकल मैप को अच्छी तरीके से कैसे रीड किया जाए और अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जाए। तो यूजुअली हर एक मैप की एकदम टॉप वाले पोजीशन पर लिखा होता है डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ बॉटम पर होगा। वैसे ही ईस्ट वेस्ट, राइट और लेफ्ट में होंगे। उन चीजों को जानने से पहले कुछ सिंबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है। जैसे कि ग्रीन स्क्वायर का मतलब होता है फॉरेस्ट वाला इलाका, वहीं स्क्वायर ब्लू कलर डिक्टेट करता था वाटर को, यानी कि ओशियन को। छोटे से रेड ट्रायंगल्स का मतलब है माउंटेन पीक्स, यानी कि पहाड़ी श्रृंखलाएं। और सर्कुलर ब्लैक का मतलब होता है रोड्स, जहाँ से बड़े बड़े हाईवे होकर जाते हैं और वो सिटी से कनेक्ट करते थे। डायरेक्शन और सारी सिंबल्स अच्छी तरीके से मैच करने के बाद हम अपने टारगेटेड लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। याद रहे, स्टैंडर्ड मैप के ऊपर अगर किसी की दूरी 1 सेंटीमीटर दिखाई गई है तो एक्चुअल ग्राउंड पर उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर होता है। यानी मैप का 1 सेंटीमीटर बराबर है रियल लाइफ के 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का। और इससे तो ऑलमोस्ट दूरी और कितना समय लगने वाला है उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए ये भी पता चल सकता है। देखकर यही लग रहा था कि बेचारी अभी इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही होती है अपने उस मिस्ट्री बॉक्स वाली जगह पर। ये वही बॉक्स था जिसके बारे में सारा बात कर रही होती है और ये चीजें उन्होंने कई साल पहले यानी कॉलेज टाइम पर छुपाई थी। बहुत देर तक चलने के बाद आखिरकार एबी एक छोटे से घर वाले इलाके में पहुंच जाती है, यानी वो मैप पर लिखे गए टारगेटेड लोकेशन पर थी। थोड़ी देर में कुछ आवाजें आने लगी, तभी एबी बहुत डर जाती है, बट बाद में पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि लियो और सारा ही है। यानी वो लोग भी मैप को फॉलो करते हुए उस लोकेशन तक पहुंच गए हैं। तीनों लड़कियां इस पूरे कंडीशन में इतनी ज्यादा घबराई थी कि एक दूसरे को पकड़कर रोने लग जाती। खास करके हमारी एबी, जो कि अपनी गलती मान रही थी, उसकी बेवकूफी की वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। पूरे प्रोसेस में एक आदमी की जान चली गई है और अब वो 2 पागल लोग उन्हें मारने के पीछे पड़े हुए हैं। लियो और सारा तो तुरंत ही एबी को कन्फ्रंट करते हुए ये कहते हैं कि ये सब एक्सीडेंट था, तुमने अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी किया वो एकदम फेयर है। इसीलिए वो समझाने लगी कि तुम्हें अपने ऊपर दोष लेने की जरूरत नहीं। लियो और सारा की बातों से एबी अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती है, पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें इस आइलैंड से निकलना था, वो भी जिंदा, जबकि डेरेक और एलेक्स हथियार लेकर उनके पीछे पड़े हुए थे उन्हें मारने के लिए। अब एबी उन सभी को यही बताने लगी कि इस जगह से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है उनकी बोट। बोट पर बैठकर वो यहाँ से निकल सकते हैं, पर सबसे अच्छा मौका रात का समय होगा और उसी टाइम पर उन्हें बाहर निकलना है और बोट लेकर यहाँ से चले जाना है। उन सभी ने ये प्लान तो बना लिया था और धीरे धीरे रात भी होने लगी। वो तीनों एकदम चौकन्ना होकर बीच के किनारे आगे बढ़ते ही रहते हैं, पर उन्हें क्या पता कि ये सारी चीजों के बारे में डेरेक और एलेक्स को पहले से ही पता है। थोड़ी देर में एबी, लियो और सारा ने देखा कि उनकी बोट तो पानी में थोड़ी दूरी पर पहुंच चुकी है। यानी अगर उन्हें बोट तक पहुंचना है तो उतनी दूरी तक पानी में तैरते जाना होगा, और अगर वो ऐसे खुले इलाके में जाएंगे तो डेरेक और एलेक्स उन्हें देख सकते थे। सारा उन्हें शुरुआत से बोल रही थी कि अगर वो बोट तक पहुंच भी जाए, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि वो ठंड के मारे हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाएंगे। पर एबी कहती है कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चारों तरफ अंधकार था और इसी का फायदा उठाते हुए वो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने लगे। एबी, लियो और सारा
एक लाइन बनाकर पानी की तरफ बढ़ते ही रहते हैं, पर सहरा उन्हें बार बार कह रही थी कि जंगल की झाड़ियों में से आवाजें आ रही हैं। हो सकता है कि डेरेक और एलेक्स ने उन्हें देख लिया हो, पर अब लियो और एबी का साफ कहना था कि हमें पानी के अंदर जाकर बोट पकड़नी होगी। वो दोनों क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि सहरा उनसे डिस्कशन करने लगी थी। एबी और लियो सहरा की एक नहीं सुनते, इसीलिए अब सहरा गुस्से में आकर वहाँ से उठकर पीछे जाने लगती है। अगले ही मोमेंट पे एक बंदूक की आवाज आई और बुलेट सीधा आकर सहरा के सर में लग जाती है। बेचारी सहरा वहीं पर गिरकर मर गई। एबी और लियो जिन्होंने ये पूरी चीजें अपनी आंखों से देखी थी, वो शॉक रह जाती हैं। फॉरेस्ट में से डेरेक और एलेक्स लगातार फायरिंग करते जा रहे थे, इसीलिए अब अपनी जान बचाने के लिए एबी और लियो पानी में चले जाते हैं। कई सारी बुलेट्स उन पर अभी भी फायर की गई, लेकिन पानी की वजह से वो कई बार बच जा रही थी। दोनों को पता था कि पानी कितना ज्यादा ठंडा है, पर उनके पैर रुकने नहीं चाहिए। सामने जो बोट मौजूद थी वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दूर होती है और इतने ठंडे पानी में वो और ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। इसीलिए एबी और लियो ने दूसरा रास्ता पकड़ा और वहां से पीछे वाले किनारे पर आ गए। एटलीस्ट वो दोनों डेरेक और एलेक्स के लगातार कर रहे फायरिंग से तो बच गए होते हैं। किनारे पर पहुंचते ही दोनों ने सबसे पहले अपने आप को गर्माहट दी और एक दूसरे से चिपक गए। इससे ज्यादा देर तक अगर वो पानी में रहते तो हाइपोथर्मिया का जरूर शिकार हो जाते। दोनों एकदम से ट्रॉमेटाइज थे कि उनकी आंखों के सामने सहरा की मृत्यु हो गई और अब शायद वो दोनों भी नहीं बचने वाले डेरेक के इतने खतरनाक आतंक से। हमें तो अभी भी फॉरेस्ट में दिखाया गया जहाँ पर डेरेक और एलेक्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन अब एलेक्स एक ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। वहाँ पर कई सारे पत्थर मौजूद थे, तो अचानक उसके पैर पर चोट लगी और उसका पैर ही टूट गया। एलेक्स को इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो डेरेक को अपनी मदद करने के लिए चिल्ला रहा था। डेरेक भी सारी चीजें छोड़कर अपने दोस्त की मदद करने के लिए आ गया। वहीं अब एबी और लियो की हालत पहले से खराब हो चुकी थी और उनकी बॉडी पर कई सारे घाव हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो लियो डर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी वजह से सहरा मारी गई। बट एबी समझाती है कि हमें किसी भी तरीके से सरवाइव करना होगा इस आइलैंड से निकलने के बाद। शायद बाहर पहुंचने पर ही वो इन दोनों को सजा दे पाए। यहाँ पर एबी और लियो के बीच जो पुराने झगड़े हुए थे वो एकदम से खत्म हो चुके होते हैं। एबी किसी बड़ी बहन की तरह लियो की देख रेख कर रही थी और उसे हौसला देती है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। एबी ने तो लियो को एक सच्चाई बताई कि उसने अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स ले लिया था और ये शॉकिंग बात तो उसने सहरा को भी नहीं बताई होती। लियो कहीं न कहीं इन सारी बातों को सुनती है और एबी के अंदर एक दर्द महसूस करती है। एबी ने साफ कहा कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए भले ही एक बोट चाहिए, लेकिन अगर उनका सामना हुआ तो हमारे पास वेपन्स भी होने चाहिए उनसे फाइट बैक करने के लिए। इसीलिए अब एबी और लियो उस मैप को निकालते हैं जिसमें कि मिस्ट्री बॉक्स मौजूद था। वो मिस्ट्री बॉक्स यहीं कहीं होना चाहिए, इसीलिए वो दोनों लगातार उसे ढूंढने लगे। जमीन में वो स्पॉट मिलने के बाद जब वो उस बॉक्स को निकालने लगे तो यही होप करते हैं कि उसमें कोई वेपन या फिर नुकीली चीज मिल जाए। शुरुआत में तो उसके अंदर कई सारे टेप रिकॉर्डर्स और बहुत सारे बच्चों के खिलौने मिलते हैं, पर लकीली एबी को उसके अंदर एक छोटा सा कटर मिल गया जो काफी नुकीला था, यानी ये काम आ सकता है उन्हें वेपन बनाने के लिए। पूरी रात भर इंतजार करने के बाद एबी ने लकड़ी को नुकीले टुकड़े बना लिए जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। दोनों ट्रेवल करते हुए बीच के एकदम किनारे पहुंच गए और देखते हैं कि बोट उनसे अब ज्यादा दूर नहीं है। एबी अब जैसे तैसे हिम्मत जुटाती है और चली जाती है एलेक्स के पास, जो कि घायल पड़ा हुआ था बीच के ऊपर। एबी चाह रही थी कि वो उसकी गन ले ले, लेकिन एलेक्स ने उसे देख लिया। दोनों में अब काफी ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। आवाज सुनकर तो डेरेक भी अब उनके पास आने लगा, जिससे कि अब एबी और लियो वहां से भागते हैं। एबी के हाथ में अभी गन आ जाती है, जिससे कि सबसे पहले उसने एलेक्स को शूट करके मार दिया और फिर डेरेक के ऊपर भी फायर करती है, बट डेरेक कैसे भी उनसे बच जाता है। अब डेरेक सीधा उनके पीछे भागने लगा गन लेकर फॉरेस्ट के अंदर। ट्रैवल करते हुए वो दोनों एक खुले इलाके में आ जाते हैं जहाँ पर डेरेक ने दोनों को घेर लिया था। पर अच्छी बात हुई कि पीछे से एबी आकर उसके ऊपर टूट पड़ती। तीनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई शुरू हो चुकी थी और सभी एक दूसरे को चोट पहुंचा ही रहे थे। डेरेक ने तो अब अपनी चाकू निकाल ली और ट्राई करता है कि वो लियो को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाए, पर एबी भी कम नहीं थी। उसने पीछे आकर उसकी आंख पर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। लियो और एबी, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, वो आखिरकार बुरी तरीके से डेरेक को वहीं पर मार देते हैं। इतने घायल होने के बावजूद भी एक दूसरे की हेल्प करते हुए वो कैसे भी बोट के पास पहुंचे और उस खतरनाक आइलैंड जहाँ पर इतने सारे रहस्य थे उसे छोड़कर वहां से चले गए। उन्होंने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया जिसने ये ट्रिप बनाया था, और शायद इसी रीजन की वजह से उनकी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है। हमारी ये दर्दनाक कहानी भी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।